हेलो बच्चों, कैसे हो सब। तो पिछले क्लास में हमने नॉर्मेलिटी के बारे में बात की थी और देखा था कि नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं। नॉर्मेलिटी में कौन कौन से टर्म्स आते हैं। तो एक टर्म था ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट का हमने जब फार्मूला देखा था तो n इंटू बी आया था, w बाई ई आया था, मोल इंटू एन फैक्टर आया था। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी के क्वेश्चंस किस किस टाइप्स के बन सकते हैं आपके इस चैप्टर में, उसके बारे में जरा हम बात को आगे बढ़ाते हैं। तो देखो बेटा, टाइट्रेशन मेनली होता है, इसलिए क्वेश्चन आता है टाइट्रेशन का होता है। टाइट्रेशन का मतलब समझो क्या होता है। एसिड को अगर आपने बेस में मिला दिया, इसको बोलते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन। आपने किसी रिड्यूसिंग एजेंट को किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में से रिएक्शन करा दिया, उसको बोलते हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन। रेडॉक्स टाइट्रेशन उसे बोलते हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन। और एक और होता है जो कि सिंगल होता है, Na2H2O3 सोडियम थायोसल्फेट की रिएक्शन करा दो आप आयोडीन से, उसे बोलते हैं आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। उसे बोलते हैं क्या? आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं? एसिड को बेस से मिलाएगा या एसिड से बेस को मिलाएगा, तो इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं? इसको एक और नाम देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अभी बात करेंगे उसके बारे में। अब क्वेश्चन कैसे से पूछता है? नॉर्मेलिटी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। आपसे कहेगा इतने नॉर्मल एसिड को इतने बेस से अगर न्यूट्रलाइज करना है तो हमें कितने मास का बेस चाहिए, कितना जो बेस चाहिए उसका मास कितना होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछता है। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस आप जानते होंगे, नहीं पढ़ा तो सुन लो इधर। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या होता है? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या होता है? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहता है बेटा कि कोई रिएक्टेंट मान लो A है और B है और प्रोडक्ट उनसे बन रहा है C और D। A और B रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट बनना है C और D। तो लॉ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस होता है कि जितने ग्राम इक्विवेलेंट A का यूज्ड होगा उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट B का यूज्ड होगा और उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट C का फॉर्म होगा और उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट D का फॉर्म होगा। बात को जरा समझना, ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहता है कि अगर AB और CD ऐसे कुछ बोल सकते हैं, A B C प्लस D, कुछ कितने भी रिएक्टेंट हो, कितने भी प्रोडक्ट हो, जितने ग्राम इक्विवेलेंट A का यूज होगा, मतलब जितने ग्राम इक्विवेलेंट B का यूज होगा उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट C बनेगा, उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट B बनेगा। ये होता है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। इसको तो आप समझ सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपके सामने लिया, एसिड और बेस मैंने मिला दिया, HCl ले लिया मैंने और NaOH ले लिया। HCl और NaOH, ये है एसिड और ये है बेस। रिएक्शन होगी तो बनेगा बेटा आपका NaCl सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर का एक मॉलिक्यूल बनेगा। देख लो रिएक्शन पूरी की पूरी बैलेंस्ड है। ठीक है, अब मैं बात करूं कि क्या इसके और इनके ग्राम इक्विवेलेंट सेम है, क्योंकि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस तो ये कहता है कि जितने ग्राम इक्विवेलेंट HCl यूज होगा उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट NaOH यूज होगा, उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट NaCl बनेगा, उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, उतना ही बनेगा। तो देखते ही बात चेक करते हैं कि सही है कि नहीं। अच्छा बताओ मोल कितने इसके यहाँ पे यूज हुए? सर इसका 1 मोल यूज हुआ, इसका भी 1 मोल, इसका भी 1 मोल, इसका भी 1 मोल। अच्छा बताओ इसके n फैक्टर कितने हुए? n फैक्टर कितना है इसका HCl का? मैंने कहा था कि HCl एसिड है, H1H+ छोड़ता है तो इसका H+ होता है बेटा 1। NaOH में एक OH निकलता तो n फैक्टर होता है 1। NaCl पे या तो Na का चार्ज लेना है तो Cl का चार्ज लेना है, तो चार्ज कितना होगा 1, तो n फैक्टर कितना होगा इसका 1। और H2 में H+ बनेगा या OH- बनेगा तो इसका भी n फैक्टर कितना होता है बेटा 1। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम इसके GMEQ फाइंड करते हैं। इसका GMEQ हो गया मोल इनटू n फैक्टर, मोल इनटू n फैक्टर, मोल इनटू n फैक्टर। इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1। तो क्या ये बात जो मैंने आपको बताई है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस वाली, क्या ये बात सही है? देख चेक कर सबसे बेटा, कैसे चेक करेंगे? देखो n इनटू ग्राम इक्विवेलेंट क्या है 1 1 1 1 सेम आया। सर एक और चेक करके बताओ ना, मुझे समझ में नहीं आया। देखो बेटा एक और चेक कर सकते हैं, एक और चेक कर सकते हैं। हमने इस बार रिएक्शन लिया H2SO4 और बेस ले लिया, मान लो कुछ भी ले सकते हैं, पर NaOH हमने ले लिया है NaOH। तो इससे बनेगा
इसके 2 NaOH, देखो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 2 NaOH लेना पड़ेगा। Na2SO4 प्लस वाटर में कितने मॉलिक्यूल बनेंगे बेटा? 2 मॉलिक्यूल, 2H2O। फिर चेक कर सकते हैं इसको, फिर चेक कर सकते हैं मोल अगर फाइंड करें। देखो मोल मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, उसको मोल बोल देते हैं कई बार। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है बेटा? 1, इसका भी 2, इसका कितना है? 1, इसका 2, इसका कितना? 1, इसका कितना है बेटा? 2। तो मोल कितने में क्या है? यूज हो रहे, यूज मोल कितने बोलो? 1 मोल यूज हो रहा है। कितने हो रहा है? 2 मोल यूज हो रहा है। ये 1 मोल यूज हो रहा है। कितने हो रहा है बेटा? 2 मोल यूज हो रहा है। क्लियर? n फैक्टर की बात करें, कल मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बताया था कि n फैक्टर H2SO4 का कितना होता है? 2, NaOH का होता है बेटा 1, Na2SO4 का कितना होगा? या तो SO4 पे चार्ज या Na पे चार्ज, कितना होगा? 2, और इसका कितना होगा? 1। बताओ मोल इनटू n फैक्टर कितना आया? मोल इनटू n फैक्टर कितना आया? मोल इनटू n फैक्टर कितना आया? मोल इनटू n फैक्टर चेक करते हैं कितना आया। चेक कर लेंगे मोल इनटू n फैक्टर जो आया, मोल इनटू n फैक्टर। देखो मोल इसके 1 और 2, 2 इनटू 1, 1 इनटू 2, 2 इनटू 1। मोल इनटू n फैक्टर आया वो आया 2, इसका भी 2, इसका भी 2 और इसका भी 2। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मोल इनटू n फैक्टर मतलब जो ग्राम इक्विवेलेंट होता है, ग्राम इक्विवेलेंट होता है, ग्राम इक्विवेलेंट होता है, GMEQ लिख दो यहां। GMEQ जो होता है वो बेटा सेम होता है अगर कोई रिएक्शन आप करा रहे हो किसी बेस की और रिएक्शन बैलेंस्ड है तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है आपका? हमेशा सेम आएगा। इसको नोट कर ले, फिर आगे बात करते हैं। चलो अच्छा, यहां तक समझ में आपको बात मेरी आ गई होगी। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन आपसे कैसे देगा। वो क्वेश्चन आपको ऐसे देगा, जरा देखना जरा क्वेश्चन ध्यान से देखना, उसकी लैंग्वेज में क्या लिखेगा वो बता रहा हूं आपको। वो आपसे कहेगा कोई एसिड है, कोई बेस है, इन दोनों को मिला दिया गया। ये N1B1 है मान लो और ये N2B2 है। तो ये आप जानते हो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं? सेम जब भी रिएक्शन होगा एसिड का और कंप्लीट अगर न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है तो एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट और बेस के ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? सेम वही हमने बात करी है ना। तो कहेगा इसका N1 है, इसका B1 है, इसका N2 है, B2 है। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, मास पूछ सकता है कि कितना मास रहेगा बेस का, कितना एसिड का। ऐसे ग्राम इक्विवेलेंट फॉर्मूला एक और आता है W/E1, तो W1E1 मान लो क्या हो जाएगा? W2/E2, दोनों सेम होंगे। ऐसे इसके मोल इनटू इसका n फैक्टर इक्वल टू इसके मोल इनटू इसका n फैक्टर। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कंपेयर तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ N1B1 N2B2 कराएगा, हो सकता है आपको N1B1 से W2E2 का करा दें या इसका इससे करा दें। मतलब सब क्या होते हैं? इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका इससे करा देगा। समझ आ रहा है? जो क्वेश्चंस आप करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे इससे कि कैसे क्वेश्चंस वो वहां पे एग्जाम में आते हैं या कैसे आपके जो शीट में दिया होता है क्वेश्चन। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बेटा हम क्या सीखा अब तक हमने कि जब भी रिएक्शंस होगा और कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है तो उसका मतलब GMEQ क्या है? इसका मतलब ग्राम इक्विवेलेंट क्या है बेटा? सेम है। ठीक है, अब इसके और क्वेश्चन आते हैं। एक आता है केसेस ऑफ मिक्सिंग का। केस ऑफ मिक्सिंग, देखो मिक्सिंग का जो केस होता है वो आपसे कहेगा एक एसिड है प्लस एसिड में एसिड को मिला दिया। कहेगा इसकी नॉर्मेलिटी N1 है, इसका वैल्यू B1 लिया, इसकी नॉर्मेलिटी N2 है, इसका वैल्यू हमने B2 लिया है, दोनों को मिला दिया है। हो सकता है एक और जोड़ दे, N3 की 3 जोड़ सकता है, पर एसिड और एसिड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एसिड में बेस को मिला है। ठीक है बेटा, तो यह हो सकता है कि बेस में बेस को मिला दे, हो सकता है बेस को बेस में मिला दे, मतलब सेम नेचर को मिलाएगा। एसिड में एसिड को मिलाएगा, बेस में बेस को मिलाएगा। इसका भी N1B1 मान लेगा, इसका भी क्या मान लेगा? N2 और B2। तो बेटा जो n रिजल्टेंट का फार्मूला होता है, आपसे कहेगा कि इनके मिलाने के बाद N1B1 N2B2 मिलाने के बाद जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बना है उसका आप नॉर्मेलिटी बताओ। तो इन दोनों केस में जब भी एसिड को एसिड से मिलाएगा, बेस को बेस से मिलाएगा, तो जो n रिजल्टेंट आएगा, n रिजल्टेंट जो आएगा इनटू v रिजल्टेंट जो आएगा, n इनटू v रिजल्टेंट जो आएगा वो होता है बेटा N1B1 प्लस N2B2 प्लस N3B3। कहने का मतलब क्या है कि ग्राम इक्विवेलेंट
जो फाइनल है सॉल्यूशन का वो क्या होता है बेटा, GMEQ फर्स्ट वाले का प्लस GMEQ सेकेंड वाले का। मेरी बात क्लियर है? जब भी कोई दो एसिड या दो बेस को मिलाएगा, ठीक है, इसका GMEQ तो लिखा है, इसका GMEQ तो लिखा है भाई, इसके ग्राम इक्विवेलेंट है, इसके ग्राम इक्विवेलेंट है। तो जब भी ग्राम इक्विवेलेंट मिलाएगा तो कहेगा फाइनल ग्राम इक्विवेलेंट बताओ या फाइनल नॉर्मेलिटी बताओ। तो ये GN/V फाइनल तो लिखा है, N/V क्या हो गया, फाइनल GMEQ। तो फाइनल जो GMEQ आएगा वो GMEQ फर्स्ट प्लस GMEQ सेकंड का क्या आएगा, ऐड आएगा। ऐसे ही अगर थर्ड फोर्थ है मान लो तो सारे के सारे क्या कर देंगे, उसमें ऐड कर देंगे, है ना बेटा। बट अगर उसने कहा कि एक तो आप ले रहे हो एसिड और एक ले रहे हो बेस, ये N1B1 है, ये N2B2 है, ठीक है, और आपसे पूछेगा कि बताओ N रिजल्टेंट कितना आया, N रिजल्टेंट कितना आया, तो N रिजल्टेंट इंटू B रिजल्टेंट, मैं NR/Br करता हूं बार-बार, NR इंटू BR, R मतलब रिजल्टेंट, इज इक्वल टू आएगा N1B1 माइनस N2B2। अगर N1B1 ग्रेटर है N2B2 से उसमें से क्या कर देंगे बेटा, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, और N2B2 माइनस N1B1। मेरी बात समझ आ रही? जो बड़ी वैल्यू होगी उसमें छोटी वैल्यू क्या कर देंगे, घटा देंगे, जो बड़ी वैल्यू होगी उसमें से छोटी वैल्यू को घटा देंगे। क्लियर? अब कई बार बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, क्या करते हैं, वो कहेगा कि इतने ml इसको मिलाया गया, इतने ml इसको मिलाया गया, इतने ml इसको मिलाया गया, इतने ml इसको, इतने ml इसको मिलाया गया, और फाइनल सॉल्यूशन कर दिया उसने कितना, 1 लीटर या 2 लीटर। तो ये जो V आएगा बेटा, V आए, ये जरूरी नहीं कि V1 प्लस V2 हो। अगर उसने बोला है कि जैसे आपको समझाता हूं, एग्जांपल बताता हूं आपको, बच्चे कंफ्यूज कहां होते, गलती कहां करके चले आते हैं। वो कहेगा एक एसिड है H2SO4, ठीक है, ये सबके लिए पता हो जाता है, इसके लिए भी एप्लीकेबल, इसके लिए यहां लिख देता हूं। जैसे आपसे कहेगा एक एसिड है, आपसे कहेगा H2SO4 प्लस HCl को उसने मिला दिया, ठीक है, H2SO4 प्लस HCl को मिला दिया, कहेगा इसका 50 ml है और इसकी नॉर्मेलिटी है N/2 मान लो, मतलब 1/2 मान लो, इसका 100 ml है और ये मान लो N/3 ऐसे करेगा आपसे, है ना। तो बच्चे क्या सोचते हैं कि टोटल जो वैल्यूम आएगा, मतलब जो V3 आएगा, बच्चे सोचते हैं कि V3 आएगा कितना आएगा, 100 प्लस 50 150, ठीक है भाई, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो 150 आ जाएगा ml, 150 ml आ जाएगा। बट कई बार क्वेश्चन कहता है कि इतने इतने ml को मिलाया गया है और फाइनल जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम कर दिया गया 2 लीटर या 1 लीटर। तो जो फाइनल वॉल्यूम होगा उसी को रखना है, मतलब बी रिएक्टेंट समझते हो क्या होता है, जो फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है। क्लियर? एक दो बार क्वेश्चन रीड में आया था और बच्चे ने क्या गलती कर दी, N1B1 तो रखा, N2B2 रखा, सारा फार्मूला लगा दिया और उन्होंने B जो B रिजल्टेंट रखा वो 50 प्लस 100 रख दिया और फिर साफ साफ क्वेश्चन में बोला था कि जो B रिजल्टेंट है वो कितना बेटा 1 लीटर है। तो आपको सॉल्यूशन का फाइनल वैल्यू रखना है, कौन सा रखना है बेटा, फाइनल वैल्यू। मेरी बात क्लियर है, ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है बेटा, जैसे एसिड बेस से क्या करना है उसको बढ़ा देना है। मेरी बात क्लियर है? कंफ्यूज देखो नहीं होना, इसको वीडियो 2-3 बार देखना, मैंने जो बताया उस बात समझ आपको आनी चाहिए। अब एक होता है केस ऑफ डाइल्यूशन, इसके बारे में जरा बात करते हैं, इसको लिख लो। इसको लिखने के बाद केस ऑफ डाइल्यूशन की बात करते हैं। भाई डाइल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूशन का मतलब समझो क्या होता है। जैसे मान लो डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक कंटेनर है, मान लो इसका वॉल्यूम कितना है, B1 लीटर है या B लीटर है, B1 मान लो, B1 लीटर है इसका वॉल्यूम, इसमें आपने पानी भर रखा है, इसमें आपने मान लो कि N मोल सॉल्यूट डिसॉल्व कर रखा है। अब डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, डाइल्यूशन का मतलब होता है कि और सॉल्वेंट को मिला देना। वाटर है तो वाटर, पानी के अलावा कुछ मिला देंगे, है ना। इसमें आपने क्या करा, इसमें आपने एक्स्ट्रा लाके वाटर डाल दिया, एक्स्ट्रा वाटर डाल दिया, एक्स्ट्रा H2O डाल दिया आपने,
या सॉल्वेंट लिख दे डायरेक्ट, एक्स्ट्रा सॉल्वेंट नाम दिया, तो इसका वॉल्यूम थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसे मान लो V2 हो गया। अच्छा डिसॉल्व मोल आप यहाँ पे N था, तो देखो पानी मिलाने से मोल जो डिसॉल्व थे, मोल्स जो सॉल्यूट के मोल हैं, जो सॉल्यूट के मोल हैं वो वाटर को मिलाने से इसके मोल में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब आपने इसका वॉल्यूम कितना कर दिया बेटा, V2 कर दिया, लेकिन जो आपके डिसॉल्व मोल हैं वो हमेशा क्या रहेगा, N मोल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसके मोल क्या है, इसके मोल क्या है, मोल इसका कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब n क्या है बेटा, कांस्टेंट है, n पहले वाले सॉल्यूशन में फॉर्मूला क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा इसकी अगर मैं मोलैरिटी निकालूं तो इसकी मोलैरिटी क्या होगी, n/v1, और इसकी मोलैरिटी बोलो क्या होगी इस सॉल्यूशन की, इसकी मोलैरिटी होगी n/v2। भाई मोलैरिटी क्या होगी, बोलो मोलैरिटी क्या होगी, मोल पर लीटर या मोल, n वॉल्यूम सॉल्यूशन किसका, लीटर में, n/v2। तो देखो n और n क्या है, कांस्टेंट है, मतलब n में कोई चेंज नहीं है, तो n कांस्टेंट का मतलब हो गया, अगर n आपका जो मोल्स है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब m इंटू v भी क्या है, कांस्टेंट। मतलब m1v1 यहां चेक करना भाई, m1 इसको m1 मान लो, इसको क्या मान लो, m2 मान लो, तो m1v1 कांस्टेंट है, क्लियर। m1v1 इक्वल mv कांस्टेंट है, सॉरी mv कांस्टेंट है, तो mv कांस्टेंट है, तो m1v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2v2। ये फार्मूले भी हम कई बार यूज करते हैं डाइल्यूशन के केस में। और चेक करते हैं थोड़ा सा, अब देखो नॉर्मेलिटी चेक करते हैं। देखो जब भी हमने मोल मिलाया तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, फिक्स है, इसके ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, वो फिक्स है। ग्राम इक्विवेलेंट, इसके ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट होता है W/E, W/E होता है। देखो जो हमने मिलाया है उसका वेट या मास क्या है, फिक्स है। इक्विवेलेंट वेट फिक्स हुआ क्योंकि हमने सेम टाइप का जो सॉल्यूट्स में वही सॉल्यूट्स में, तो E भी क्या होगा बेटा, फिक्स होगा। तो GMEQ क्या है इसका, फिक्स या कांस्टेंट कह सकते हैं। तो GMEQ क्या होता है, N इंटू V, मतलब N इंटू V क्या है, कांस्टेंट है, N इंटू V क्या है, कांस्टेंट है। जब N इंटू V कांस्टेंट है तो कह सकते हैं कि N1V1 इक्वल टू N2V2। मेरी बात समझ में आती है, N1V1 इक्वल टू N2V2। जब भी डाइल्यूशन का केस आएगा बच्चा, तो ये याद रखना क्या कि M1V1 इक्वल टू M2V2, और ये क्वेश्चन करो तो आपको समझ में आ जाएगा, और N1V1 इक्वल टू N2V2, या क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। मेरी बात क्लियर है। इतना क्या था बेटा नॉर्मेलिटी के बारे में, इतना सारी चीजें नॉर्मेलिटी के बारे में, ठीक है। इसको नोट कर लो। अब देखते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी होता है बेटा स्मॉल m, और मोलैरिटी क्या होता है, स्मॉल m। ये होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, केजी में, ठीक। इसको और थोड़ा सा सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, मोल्स क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इसका सॉल्यूट का, इनटू कैपिटल W लिखता हूं किसका, सॉल्वेंट का, इन केजी में, क्लियर। अब अगर मान लो सॉल्वेंट किसमें दे रखा है, ग्राम में दे रखा है, तो 1000 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू W ग्राम में, ये भी ग्राम में रहेगा तो इसको क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो भाई समझ में आ गया। तो इसे बोलते हैं मोलैरिटी, ठीक है। मोलैरिटी क्या होती है, इसको और डिफाइन कर सकते हैं। अगर मान लो देखो, अगर इसको मान लो कि ये 1 kg, कितना है ये 1 kg मान लो, अगर मान लो ये 1 kg तो क्या होगा, m इक्वल टू मोल्स प्लस क्या हो गया n/w, मोल वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी
ये मान लो ये 1 kg, कितना है ये 1 kg, तो क्या आ जाएगा यहाँ से बोलो, यहाँ से आ जाएगा क्या m इक्वल टू n, इसका मतलब इसकी डेफिनेशन क्या बना सकते हैं हम, क्या कि सर 1 kg सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट के मोल प्रेजेंट होते हैं, 1 kg सॉल्वेंट में, 1 kg सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट के मोल प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उसकी मोलैरिटी। तो इसका डेफिनेशन देखो कैसे आ गया, क्या कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी या 1 kg सॉल्वेंट, 1 kg सॉल्वेंट, इसे बोलो क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब थोड़ा रिवाइज करते हैं। देखो मोलैरिटी क्या थी, मोलैरिटी थी पर लीटर में कितने मोल है, ठीक है। नॉर्मेलिटी क्या थी, पर लीटर में कितने ग्राम इक्विवेलेंट है, पर लीटर में कितने, भाई देखो 3 फॉर्मूले पढ़े थे हमने, इसको नोट कर लो, इसको जरा नोट कर लेना थोड़ा बता। तो हमने 3 फॉर्मूले पढ़े, एक तो हमने पढ़ा मोलैरिटी, पहले तो मोलैरिटी कैपिटल एम जो होता है n/v लीटर, फिर हमने देखा क्या नॉर्मेलिटी जो होता है gm/eq/v लीटर, और हमने देखा मोलैरिटी ये क्या होता है n/w kg, किसका सॉल्वेंट का। बोलो क्लियर है बेटा। तो ये सब थोड़ी सी अगर आपको पता है तो क्वेश्चंस कभी कभी क्या आएगा, वो मोलैरिटी से मोलैरिटी पूछ लेगा। अब थोड़ी बात और सीखते हैं मोलैरिटी में। मोलैरिटी जो होती है बेटा, जो मोलैरिटी होती है, देखो मोलैरिटी का फार्मूला आया क्या, m आया n/w in kg किलोग्राम, और w किसका है, ये सॉल्वेंट का। अब देखो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से या घटाने से सिर्फ वैल्यूम घटता बढ़ता है, वेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कंटेनर क्या है ठोस है तो वेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आगे मॉस सीखेंगे कौन कौन से टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं, कौन से डिपेंडेंट होते हैं, पर यहाँ थोड़ा सा मैंने बता दिया कि मोलैरिटी पे टेम्परेचर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सीबीएसई में क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में क्या, कि मोलैरिटी जो है मोलैरिटी से कैसे डिफरेंस है, क्या पूछता है कि मोलैरिटी जो है वो मोलैरिटी से कैसे डिफरेंस है, कैसे बताओ। इस पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि इसमें वैल्यूम टर्म आता ही नहीं। तो मैंने बता दिया आपको, बोर्ड एग्जाम के लिए सीबीएसई के या आईसीएसई में से क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर आपको हो गई होगी। अब एक टर्म और मैंने देखा था क्या बेटा, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन हमने देखा था। मोल फ्रैक्शन क्या होता है समझ लो थोड़ा सा। मान लो ये कोई आपका सॉल्यूशन आप बना रहे हो, इसमें एक सॉल्यूट मिला रहे हो n1 मोल का और सॉल्वेंट मिला रहे हो n2 मोल का, मतलब n2 मोल सॉल्वेंट मिलाया, n1 मोल क्या मिलाया सॉल्यूट। ये मान लो A टाइप का सॉल्यूट है, ये क्या है B टाइप का सॉल्वेंट है। ये क्या है सॉल्वेंट, B मैंने माना सॉल्वेंट और ये मैंने माना क्या, ये मैंने माना सॉल्यूट, ठीक है। और एक बन गया आपका भैया सॉल्यूशन बन गया, आपने इसको मिला दिया, इसमें A भी है और B भी है। तो आप मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा कि पूरे में इसका कितना कंट्रीब्यूशन, इसे बोलते हैं मोल फ्रैक्शन या फ्रैक्शन बोलते हैं। इस पूरे में इसका कितना कंट्रीब्यूशन है, देखो ध्यान से देखो। तो मैं आपसे कहूं, अच्छा इसको लिखते हैं बेटा x से मोल फ्रैक्शन को, मैं आपसे कहूं कि x सॉल्यूट या XA क्या होगा, तो जितना इसका कंट्रीब्यूशन कितना है n1 और पूरा कितना है इसमें n1 प्लस n2, तो ये हो गया x के मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ A। मैं आपसे पूछूं क्या XB कितना है, मतलब सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन कितना है, तो n2/n1 प्लस n2। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार वो दो ही कंपोनेंट में मिलाए, हो सकता है वो 5 मिला दे, 4 मिला दे, 3 मिला दे, कितने भी कंपोनेंट मिलाए तो मोल फ्रैक्शन का हमने कॉमन फार्मूला निकालेगा क्या, कि x होता है जिसका हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, जिसका निकालना है दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ
सॉल्यूशन। मेरी बात क्लियर है? तो क्या हो गया, ये उसका मोल अपान n टोटल, ये फॉर्मूला हो गया। वो 2 मिलाए, 3 मिलाए, 5 मिलाए, 6 मिलाए, समझ आ गया? ये बहुत सिंपल है, इसको हमने सॉल्व कर लिया और समझ लिया मोल फ्रैक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, अब इसको जरा नोट कर लेना, क्योंकि इसके बाद मैं जो बात करूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको बताऊंगा। नोट कर लो इसको पहले। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, फार्मूला होता है, उसको अपन लिख लेते हैं। रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन मतलब m में और x में क्या रिलेशन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है बेटा, समझना जरा। मैं मान लेता हूं क्या, लेट्स ऐसा मान लो कि मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है मान लो है कि m है, कितना है m है। ये मैं 2 ले सकता हूं, 3 ले सकता हूं, 4 ले सकता हूं, मैंने m माना, क्यों समझ लो, इसलिए माना, अभी आपको समझाऊंगा। मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन m है, इसका मतलब क्या हुआ, m मतलब कि इतना, इसका मतलब m जो है, m मोल जो सॉल्यूट है वो 1 kg सॉल्वेंट में, मोलैलिटी क्या होती है, पर kg सॉल्वेंट में कितने मोल सॉल्यूट के डिसॉल्व में होती है मोलैलिटी, हमने m मोलर मान लिया है। इसका मतलब क्या है कि 1000 ग्राम, समझना इसको जरा, 1000 ग्राम सॉल्वेंट कंटेन m मोल ऑफ सॉल्यूट, m मोल ऑफ सॉल्यूट। ये बात समझ आ रही है? 1000 ग्राम सॉल्वेंट कंटेन m मोल ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अच्छा हम इससे भी मोल निकाल सकते हैं सॉल्वेंट के, कैसे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, है ना। तो इसका क्या होगा, मोल ऑफ सॉल्वेंट का होगा, मोल ऑफ सॉल्वेंट का होगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना है बेटा 1000, और मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, मान लो कुछ भी है, कोई भी सॉल्वेंट है, जैसा वाटर जरूरी नहीं है, तो लगता है बेंजीन हो, है ना, टॉलुइन हो, कोई भी कार्बन टेट्राक्लोराइड हो, कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है। मेरी बात समझ आ रही है? मतलब ये किसके मोल आ गए बेटा, ये आ गए मोल्स ऑफ किसके, सॉल्वेंट के। अच्छा मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है बोलो, ये है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मैं बोलता हूं कि x सॉल्यूट क्या आएगा, x सॉल्यूट क्या आएगा, x सॉल्यूट क्या आएगा, ध्यान से देखना। x सॉल्यूट मतलब होता है मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है बेटा m, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है m, और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना है बोलो 1000 बाई mw। मेरी बात समझ में आ रही क्या है, 1000 बाई mw। ये आ गया x सॉल्यूट। तो ये रिलेशन देखो, ये मोलैलिटी मोल है, समझना जरा ध्यान से कि मोलैलिटी में और उसमें का रिलेशन आ गया, ये वाला रिलेशन याद रखना इस रिलेशन को। अब मान लो कि सॉल्वेंट वाटर है, क्या मान लो कि सॉल्वेंट क्या है बेटा वाटर है, मान लो कि सॉल्वेंट वाटर है, तो क्या कर देंगे, if solvent is water, if solvent क्या है is water, मतलब aqueous solution है, तो क्या करेंगे कोर्स के लिए, x सॉल्यूट क्या आ जाएगा बोलो, m मोलैलिटी अपॉन m प्लस 1000 बाई 80, क्योंकि वाटर का मोल कितना होता है 80। तो ये क्या आ गया आपका, ये आपका x सॉल्यूट जो आया वो क्या आया, x सॉल्यूट आपका आया m अपॉन m प्लस 55.5। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला,
मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन होता है। मेरी बात समझ में आ गई है, इसको नोट कर लो। तो आज यहां तक बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब कुछ करो, ठीक है बेटा। तभी मैं और आगे वीडियो बनाऊंगा और आपको सारे कॉन्सेप्ट दूंगा, है ना। ओके।